आज कारी आई थी। वह आती तो अक्सर थी, मगर आज का आना अलग ही था। एक बार फिर अपने सिंदूर और चूड़ियों के लिए आशीर्वाद लेने आई थी वह। आज उसे मंगलू के नाम की चूड़ी पहनाई गई थी। किसी के नाम की चूड़ी पहनाना एक रस्म है यहाँ, दूसरे विवाह का पर्याय है ये। विवाहित जीवन में आए व्यवधान को दूर करने का एक साधन है चूड़ी पहनाने की ये प्रथा। मगर समाज साधन को कब साध्य बना देता है पता ही कहाँ चल पाता है। यहाँ इस अंचल में स्त्री पुरुष में वैसा भेद नहीं किया जाता जैसे दूसरे समाजों में होता है। यहाँ की विवाह प्रथा में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार है। अगर ना निभे तो दोनों ही अलग होकर अपने लिए दूसरा साथी चुन सकते हैं। मगर हकीकत वो तो हमारी विवाह संस्था जैसी ही है, जहां औरत को किसी भी खूंटे से बांधना ही एकमात्र उद्देश्य होता है। सो आज कारी बांधती गई जबरदस्ती। तभी तो जब उसने विरोध किया था, मगर वह औरत थी और औरत का विरोध, उसके जवाब में कई तरह के तर्क गढ़ लिए जाते हैं। सो उसकी मां मंटोरा मुझसे कह रही थी, देख ना बहन जी, किसी के लिए चूड़ी नहीं पहने कहती। कहकर उसने मुझे थाहाती नजरों से देखा था। मुझे चुप देखकर उसने बात आगे बढ़ाई। अब तू ही बता ना भला, ऐसे कैसे चलता? चूड़ी पहिरा तो जरूरी है ना? कहते हुए अपना पक्ष रखा उसने। मैंने देखा कारी को, लाल चूड़ियों से भरी भरी कलाइयां और सिंदूर सजी मांग को। एक सुहागन का पूरा श्रृंगार था वहां, मगर साथ ही उसकी आंखों में ठहरा हुआ था एक सूनापन। कोई उल्लास नहीं था वहां। ये कैसा सूनापन था? यहाँ श्रृंगार और मन के बीच कोई रिश्ता ही नहीं था। अब तू ही ना बता बहन जी, जिंदगी भर ऐसे बैठे रहना कैसे चलता? मोर जिंदगी के का ठिकाना? आज है काल नहीं। ये औरत के जात, फिर तीन तीन ठन लइका, कैसे चली जिंदगी? कौन उठाएगा इसका बोझा? तब किसी के संग धरना तो जरूरी रहीस ना। कहकर उसने मुझे देखा। फिर हम मन बाबन ठाकुर नोहन के एक बेर ब्याह होंगे, तो उसी के नाम से जिंदगी भर बैठे रहना है। गोतियारी तो देखना पड़ी ही ना। फिर एक हर दिमाग बने खुशी खुशी जाते, फिर मुंह ताड़ के बैठे हैं। अब मैं उसे कैसे समझाती कि जीवन भर के लिए किसी से बंध जाने संबंध जाति से नहीं, मन से होता है। और मन किसी रस्म से कब बन पाया है भला? मगर बांधा जाता है उसे, और अपेक्षा भी की जाती है कि वह उस बंधन में ही अपनी खुशी तलाशे, खुश रहे। सोचा मैंने और मेरी नजरें कारी पर जा टिकी। मैं देख रही थी उसे, उसकी सिंदूर भरी मांग और उसकी लाल लाल चूड़ियों को, जिसकी खनक उसके मन तक पहुंच ही नहीं रही थी। और उसकी मां चाह रही थी कि वो उसे खुशी खुशी स्वीकार ले। वह समझ ही नहीं रही थी कि मन को किसी से बांधा नहीं जा सकता, मगर समाज तो बांधता ही आया है उसे। औरत के तन और मन दोनों को अंकुश रखता है वह, ऊंची जात और नाक का हरपाला देकर, तो कहीं छोटी जात और उसकी विवशता का नाम लेकर। सच तो यह है कि समाज के लिए औरत की, उसके मन की कोई अहमियत ही नहीं है। वह तो उसे इंसान ही नहीं समझता, फिर उसकी इच्छा क्या और अनिच्छा क्या? सो आज कारी भी बांधी गई थी एक
ऐसे पुरुष के साथ जो शराबी और जुआरी था। उसकी इसी लत के कारण उसकी दो दो पत्नियां छोड़कर भाग चुकी थी। किसान से मजदूर बन गया था, मगर फिर भी वो पुरुष तो था ही। और समाज पुरुषों के ऐप कहाँ देखता है, और औरत, उसके लिए तो अलग ही मानदंड है उसके। सो कार्य को बलात् बांध दिया गया था उससे। मैं सोच रही थी कि जाते हैं बहन जी, मैं काल काम में नहीं आ सकूंगी, काल कार्य की विदा है ना, कहा उसने। फिर जा बहन जी के पांव पर के आशीर्वाद ले, मंटोरा ने कारी से कहा। तो कारी ने चुपचाप मेरे पैर छू लिए, मगर पहले की तरह पांव पर हूं बहन नहीं कहा उसने। उसकी मनोस्थिति ऐसी नहीं थी। मैं उसकी हालत समझ रही थी और ऐसे में उसे क्या आशीर्वाद दूं, ये समझ ही नहीं पा रही थी। सो मेरे हाथ उसके सिर पर तो थे, मगर मेरे मुंह से आशीर्वचन नहीं निकल पाए थे। लगा था जैसे जैसे मेरा मन भी काठ का हो गया हो। फिर वे दोनों चली गई थी। उनके जाने के बाद भी कारी जैसे मेरी आंखों में ठहर सी गई थी। उसकी आंखों का सूनापन देर तक व्याकुल करता रहा मुझे। वह सूनापन उसकी आंखों में स्थायी भाव की तरह ठहर गया था और वही कचोटता रहा मुझे। आज तो उसके नए जीवन की शुरुआत हुई थी, मगर उसकी आंखों में खुशी की एक हिलोर तक नहीं थी। लग रहा था जैसे जैसे बलात् बांधे गए उस बंधन में वो बंध तो गई थी, मगर उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अपने पहले पति और उससे जुड़े पलों को भुला ही नहीं पा रही थी शायद। तभी तो आज इतनी उदासी थी उसके चेहरे पर, सोच रही थी मैं। फिर मुझे याद हो आया उसकी पहली पठौनी वाला दिन। उस दिन वो इतनी खुश थी जैसे उसके अंग अंग से खुशी ही खुशी झर रही थी। सोचते हुए मेरा मन बीते समय को खंगालने लगा था। कारी से मेरा परिचय बहुत पुराना तो नहीं था, मगर बहुत गहरा था। यहाँ इस अंचल में कारी का अर्थ होता है काली, मगर काली के उस कालेपन में भी एक लावण्य था जो देखने वालों की आंखों में ठहर सा जाता था। उससे मेरी पहली मुलाकात यहीं हुई थी, अपने इसी घर में। यहाँ इस गांव-नुमा कस्बे में मेरी पहली पोस्टिंग थी। बिल्कुल नई थी मैं यहाँ, और मुझे घर के काम के लिए कामवाली की तलाश थी। ऐसे में काम के लिए मंटोरा मिली थी मुझे। कारी भी उसके साथ आई थी। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो सकुचाकर अपनी माँ के पीछे जा छुपी थी। जब उसकी माँ ने कई बार आग्रह किया तब उसने धीरे से कहा था, कारी। फिर कारी कभी कभी मंटोरा के साथ आने लगी थी उसका हाथ बटाने। तब 10-12 वर्ष की सलोनी सी लड़की थी वह। मैंने मंटोरा से कहा भी कि इसे काम पर मत लाया करो, बच्ची है अभी तो काम करेगी तभी तो सीखेगी बहन जी, आगू जाके काम तो करत है ना। हम कमियां मन के घर बैठे से काम कैसे चले, कहकर मंटोरा ने अपनी दलील दी थी। उसकी उस दलील ने मुझे चुप ही करा दिया था। क्या कहती मैं। फिर तो उसकी माँ के साथ रोज आने लगी थी वह। मैं शायद अच्छी लगी थी उसे। सो काम के बीच बीच में मुझे देखती, मगर मुझसे नजरें मिलते ही अपनी नजरें झुका लेती थी। मुझे भी अच्छी लगती थी वो। नन्हे नन्हे हाथों से कभी डस्टिंग करती तो कभी धुले बर्तन जमाती। कारी को मैं भी देखा करती थी। हमारे बीच ये आंख मिचोली अक्सर चलती रहती थी। फिर कुछ दिन बाद तो मंटोरा ने मेरे पूरे घर का काम उसके ही जिम्मे कर दिया था।
मैंने आपत्ति भी की थी कि छोटी सी बच्ची है, उसे यूं काम करवाना गलत है, कानूनन अपराध है यह। मगर मंटोरा के अपने तर्क थे। उसके तर्क भी अपनी जगह सही थे। गरीबी और जरूरतें कानून से कब बनती हैं भला? सो मुझे उसकी बात माननी पड़ी थी। अब कारी अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे घर का सारा काम करते थे। मुझे उससे काम कराना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मेरी कोशिश होती थी कि उसे अधिक काम न करना पड़े। सो कुछ काम मैं ही कर लेती थी। मेरे घर काम करते हुए उसे 2 साल बीत चले थे, पर अभी भी मैं उससे पूरा काम नहीं ले पाती थी। मुझे लगता छोटी सी बच्ची है अभी, सो मैं उसे सहयोग कर दिया करती थी। मगर अपने घर वालों के लिए शायद बच्ची नहीं थी वो। तभी तो उन्होंने उसे पराए हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली थी। और जिस बच्ची ने अभी अपना पूरा आकार भी नहीं पाया था, उसे औरों को सौंप दिया था। सोचते हुए अब मेरी आंखों में प्यूरी में लिपटी नन्ही सी कारी उभर आई थी। पीली साड़ी पहने छोटी सी कारी रह रह कर बांस के पंखे की ओट से झांकने लगती। अपने विवाह की रस्मों में शामिल वह उन रस्मों को किस तरह निभा पा रही थी, यह तो मैं नहीं जान पाई थी। मगर उसकी चमकीली आंखों में एक अलग ही उल्लास नजर आ रहा था। कच्ची उम्र की होने के कारण ससुराल से जल्दी ही लौट आई थी वह। अब बड़ी होने पर पठौनी यानी विदाई होनी थी। सो विवाह के बाद वो फिर काम पर आने लगी थी। कलाई में खनकती चूड़ियां और मांग में सिंदूर भरे कारी अब विवाहित थी। सो साड़ी पहनने लगी थी वो, बड़ी सी साड़ी में छोटी सी कारी। चलते चलते अक्सर उलझ उलझ जाती, मगर साड़ी पहनना अब जरूरी था। फिर पठौनी हुई थी उसकी। मुझे याद है ऐसा ही श्रृंगार तो था उस दिन भी, जब वो मुझसे आशीर्वाद लेने आई थी। ऐसी ही लाल लाल चूड़ियां, सिंदूर से भरी मांग, मगर आंखों में थे अनगिनत सपने। उस दिन मैंने भी तो कितने कितने आशीर्वाद दिए थे उसे, बिल्कुल पुरखिन की तरह। उसकी खुशी उसके चेहरे से छलकी पड़ रही थी। फिर आज ऐसी उदासी। शायद श्रृंगार का संबंध मन से होता है। मन की खुशी ही तो मुख पर लावण्य लाती है। मन में खुशी ना हो तो श्रृंगार भी व्यर्थ हो जाता है। मगर औरत के मन, उसकी खुशी, कौन सोचता है उसके बारे में? तभी तो कारी को उस अनचाहे पुरुष के साथ जाना पड़ा। सोचता मेरा मन देर तक परेशान रहा। कारी विदा होकर चली गई थी और उसका काम मंटोरा ने संभाल लिया था। कारी को लेकर मेरा मन कुछ दिनों तक तो परेशान रहा, फिर सब सामान्य हो चला था। मंटोरा से उसका हालचाल मिलता रहता। तीजा के समय वह माँ के पास आती तो मुझसे मिलने जरूर आती। बहुत उदास और बुझी बुझी सी रहने लगी थी वह। नए जीवन से उसकी तकलीफें और बढ़ गई थी। मंगलू कुछ काम धाम तो करता ही नहीं था, जुए में जीतता भी तो उसे शराब में उड़ा देता। कई बार तो उसकी कमाई भी छीन कर ले जाता। उधर उसके परिवार में और इजाफा होता जा रहा था। मंगलू से कारी के 3 बच्चे और हो गए थे। अब मंगलू और कारी के बीच कलह बढ़ने लगी थी। मंगलू की मारपीट जब बढ़ जाती तो भागकर वो मायके आ पहुंचती और कुछ दिनों बाद मंटोरा उसे फिर छोड़ आती। बाद में तो कलह बहुत अधिक बढ़ चली थी। कारण थी कारी की बेटियां, जिन्हें वो पढ़ाना चाहती थी। मगर मंगलू उन्हें काम से लगाना चाहता था ताकि उसकी शराब का जुगाड़ हो सके। पर कारी अपनी जिद पर अड़ी थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटियां उसकी तरह औरों के घर का काम करें। सो कारी अपने संकल्प में दृढ़ थी।
फिर तो हर दूसरे तीसरे दिन कारी भागकर मायके आ पहुंचती। मंटोरा उसकी लहूलुहान कलाई और देह पर पड़ी नील देखकर उसके उसके हाल पर दुखी होती और कभी मंगलू को कोसती तो कभी कारी के भाग्य को। फिर एक दिन आते ही, मैं क्या बताऊं बहन जी, मोर कारी मोर कारी। क्या हुआ कारी को? मेरा मन आशंकित हो उठा था, मगर वो रोती ही रही और देर तक रो लेने के बाद जब सामान्य हुई तो उसने बताया कि कारी जाने कहाँ चली गई है। मंगलू ने सोचा वो भागकर मायके ही आई होगी, इसलिए निश्चिंत था वो और कल उसे लेने आया, मगर वो तो यहाँ आई ही नहीं। ऐसी बेटी जन्मे से तो भगवान मेरे को ठड़गी रख देता। कहकर मंटोरा फिर रोने लगी थी। मंटोरा की नजर में यह कारी का सबसे बड़ा दोष था, सो अपनी कोख को कोस रही थी वह। उसे पूरा यकीन था कि कारी किसी आदमी के साथ भाग गई है और मुझे चिंता हो उठी थी, बेरहम दुनिया में कहाँ और कैसे रहेगी वह, अकेली औरत और 6 बच्चे। बहुत दिनों तक मेरे मन में कारी छाई रही। मैं मंटोरा से पूछती रही उसके बारे में, उसे ढूंढने को कहती, मगर मंटोरा भी क्या करती, उसकी अपनी विवशताएं थी। मंगलू ने किसी और को चूड़ी पहना ली थी, वो भला क्यों इंतजार करता। फिर मेरा तबादला हो गया और जीवन की जद्दोजहद में कारी भी कहीं बिला गई थी। उस दिन मैं दौरे पर गई थी, नए स्कूल का निरीक्षण करना था। लौटने के लिए बस के इंतजार में खड़ी खड़ी ऊब चली थी मैं, रुकने की कोई जगह ही नहीं थी। सो इंतजार की तकलीफ को भुलाने के लिए आंखें बस स्टैंड का मुआयना करने लगी थी। चाय पान के लिए एक साधारण सा एक होटल था और उसके आसपास कुछ टपरे नुमा दुकानें भी थी। मैं देख ही रही थी कि तभी एक बस आई और पेसल चाय का स्वर गूंजने लगा था। मैंने देखा भीड़ एक टपरे की ओर खींची चली जा रही थी, जहां एक स्त्री फुर्ती से चाय ढाल रही थी और कुर्सी टेबल की परवाह किए बिना लोग खड़े खड़े ही चाय की चुस्कियां लेने लगे थे। देखते ही देखते उस टपरे पर लोगों की भीड़ लग गई थी। कहीं और न जाकर लोग चाय के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। चाय की तलब तो मुझे भी सता रही थी, पर भीड़ बहुत थी। मैं भीड़ छटने का इंतजार करने लगी। भीड़ के छटते ही मैं टपरे में थी और एक चाय देना बाई। अगली बस के लिए चाय का पानी चढ़ाती उसकी पीठ मेरी ओर थी। सो हाउ मैडम, कहकर वो पलटी थी और उसके पलटने के साथ ही अतीत के कई पन्ने एक साथ पलट गए थे। मेरे सामने कारी थी, आत्मविश्वास से भरी एक कुशल चाय वाली। कारी, तुम यहाँ, वहां से इतनी दूर? कहने के साथ ही मेरे चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता उभर आई थी। सब तुम्हारे आशीर्वाद है, कहते उसके हाथ मेरे पैर छू रहे थे और मेरा हाथ उसके सिर पर था। मगर उस दिन की तरह आज मेरा मन काठ नहीं था, आशीष बरसा रहा था वो। फिर उसने बताया था कि मंगलू के घर से भाग तो गई थी वो, मगर कहाँ जाए यह समस्या उठ खड़ी हुई थी। रिश्तेदारी में भी कोई नहीं था जो सहारा देता। सो रायपुर चली गई थी। राजधानी है, वहां काम की कमी भी नहीं होगी, सोचा था उसने। मगर कोई जान पहचान तो थी नहीं, सो काम मिलने में बहुत दिक्कत हुई थी। घरेलू काम तो मिल जाता था, मगर जल्दी ही छूट भी जाता था। कहीं घर की मालकिन की किटकिट से, तो कहीं मालिक की बदनीयती से। फिर कुछ दिन सब्जी भी बेची थी, मगर वहां भी दलालों का राज था। किसान से औने पौने दामों में खरीदी गई सब्जी जब उस जैसे छोटे सब्जी वालों को वे इतने महंगे दामों में बेचते थे,
कि घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता था। मजदूरी भी की, मगर बात नहीं बनी। मजदूरी से पेट तो भर जाता था, मगर पेट भर लेना ही तो उसका उसका लक्ष्य नहीं था। उसे तो अपने बच्चों को पढ़ाना भी था। फिर उसे पता चला कि कोई यहाँ बड़ा कारखाना बनने वाला है, सो राजधानी छोड़कर यहाँ आ गई थी वो। यहाँ आकर उसने चाय की ये गुमटी डाली, मगर ये तो पुरुषों का क्षेत्र है। सो उसे बार बार धमकाया गया था। कई बार उसकी गुमटी भी उजाड़ी गई, मगर वो डटी रही। उसकी मेहनत और लगन से उसकी चाय की गुमटी अच्छी चल पड़ी थी। अब आप मन के आशीर्वाद से सब ठीक है बहन जी। बड़े बेटी 12 क्लास में है, उखार से छोटी 10वीं में। सब बच्चा मन स्कूल जाते हैं, फिर आके मदद भी करते हैं। कहते हुए उसकी आंखें गर्व से भर उठी थी। फिर तो चाय की चुस्कियों के बीच बहुत सी बातें हुई। बातों में अतीत बार बार उभरता रहा। मंगलू का जिक्र भी आया। मैंने देखा मंगलू के जिक्र से उसके चेहरे का रंग कुछ बदला था, मगर उसने जल्दी से बात बदल दी और कहा, बहन जी, ये चुनाव में तुम कौन पार्टी को वोट देगी? उसके इस सवाल ने मुझे चकित कर दिया था। मेरे लिए उसका यह सवाल किसी आश्चर्य से कम नहीं था, मगर उसने मेरी सोच की कई परतें भी खोल दी थी। सो उससे और अधिक जानने के लिए मैंने पूछ लिया, क्या तुम राजनीति में भी रुचि लेती हो? काहे? कई हमार देश नए है, हम भी तो वोट देते हैं ना। हमार वोट भी तो गिने जात ना। तब सरकार बनाए में हमरो हाथ रहते कि नहीं? तब बिन सोचे समझे कोई ला वोट देना तब बेवकूफी होए कि नहीं? कहते हुए उसने मेरी आंखों में देखा तो मैं अचकचा गई। उसकी आंखों में अब ऐसे कई सवाल टंगे हुए थे कि मैं उसकी नजरों का सामना नहीं कर पा रही थी। तभी मेरी बस आ गई थी और मैंने उससे विदा ले ली थी। विदा के क्षण जब उसने मेरे पैर छुए तो मेरे होठ तो खामोश थे, मगर मन अभिभूत था। वह कह रहा था, कारी, तुम फिर मिलना, ऐसे ही किसी खूबसूरत से मोड़ पर।